नमस्कार। दो शोध बिहार के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो शोध के कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी परिषद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और संपूर्ण अकादमिक क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में शोध का इतिहास भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की दृष्टि से विचार किया जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में मैकाले प्रणीत जो शिक्षा प्रणाली है 1857 से प्रारंभ हुई जो विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली है, यानी जो ब्रिटिशर्स के लीगेसी में विकसित हुई शिक्षा प्रणाली है, उसमें अत्यंत पुरानी है। विज्ञान पर हुए शोध की अपेक्षा ज़्यादा पुरानी है। भारत में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे उन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य 1857 में क्रांति के बाद क्रांति को धूसर करने के लिए, धूमिल करने के लिए और ब्रितानी राजसत्ता की जड़ों को मजबूत करने के लिए जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, उन विश्वविद्यालयों के अध्ययन और शोध का क्षेत्र मानविकी और समाज विज्ञान ही था, विज्ञान और तकनीक नहीं था। ये दीगर बात है कि तकनीकी शिक्षा की पूरी दुनिया में जो यूरोपियन प्रणाली है उसका पहला कॉलेज भारत में स्थापित हुआ था। रुड़की का तकनीकी विश्वविद्यालय जो एक पॉलिटेक्निक के लिए स्थापित हुआ था और पहला पॉलिटेक्निक ही भारत को प्राकृतिक रूप से प्रभावित करने वाले कारणों से हुआ था। गंगा पर बांध बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए था, ओवरसियर चाहिए थे, सुपरवाइजर्स चाहिए थे, टेक्निकल स्टाफ चाहिए था, इसके लिए वो बना। और गंगा को बांधने के बाद, गंगा की धारा को मोड़ने के बाद भारत के अंदर जो प्राकृतिक परिवर्तन आए थे उन परिवर्तनों के बारे में पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में, जल विज्ञान के क्षेत्र में लगातार लंबी चर्चा चल रही है। इसलिए वो तो एक क्षेत्र है जहाँ ये चर्चा अब आ गई है कि ये जो यूरोपीय विज्ञान का मॉडल है, प्रकृति पर मनुष्य विजेता बन सकता है, प्रकृति का बेपनाह शोषण करने का उसको अधिकार है, इस नाते प्रकृति को जिस ढंग से चाहेगा उस ढंग से वह बदलेगा। इस प्रकार के विज्ञान के मॉडल पर तो एक प्रश्न पूरी दुनिया में आज खड़ा हुआ है। कोरोना भी उसी का परिणाम है। इस कोरोना ने अवसर दिया है कि हम शांतिपूर्वक आपाधापी से मुक्त होकर के, भाग दौड़ से मुक्त होकर के, भविष्य की लंबी अपने सपनों की योजना से मुक्त होकर के कुछ आने वाले दिनों में दुनिया का चित्र कैसा होगा या आने वाले दिनों में दुनिया का चित्र कैसा होना चाहिए, भारत का चित्र कैसा होना चाहिए, भारतीय समाज कैसा होना चाहिए, भारतीय राष्ट्र की भवितव्यता क्या है, विश्व की नई सभ्यता व्यवस्था क्या होगी, इन सारे प्रश्नों पर गहराई से विचार कर सकें। अब जब इस पर गहराई से विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत में जो मानविकी विद्याएं हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, जो सोशल साइंसेज हैं, उन पर अन्वेषण पद्धति को लेकर के, अनुसंधान पद्धति को लेकर के कोई गंभीर भारतीयकरण के प्रयास हुए हों ऐसे दिखते नहीं हैं। हम समाज विज्ञान को जिन परिस्थितियों में चला रहे हैं उन परिस्थितियों को समझे बिना, भारत के मूल चुनौतियों को समझे बिना, भारतीय समाज की अपेक्षा और आकांक्षा को समझे बिना जो भी समाज विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान हो रहा है वह एक किस्म के गासिप जैसा विकसित हो रहा है। वो एक इंटेलेक्चुअल गासिप है, एक बौद्धिक बहस है। एक तरह से यह, उससे भी मैं थोड़ा सा और आसान शब्द का प्रयोग करूं तो यह एक तरह से सिर्फ बातों की जुगाली है।
हम चबाए जा रहे हैं बार बार एक ही पदार्थ। जो मूल प्रश्न समाज विज्ञान के क्षेत्र में, मानविकी के क्षेत्र में खड़े होने चाहिए थे, वो खड़े नहीं हुए। मूल प्रश्न क्या थे? हमने मान लिया कि एक ज्ञान का कोई मॉडल है। ज्ञान को कला में और विज्ञान में बांटा जा सकता है। विज्ञान का क्षेत्र, द डोमेन ऑफ साइंस इज रिलेटेड विद दिस वर्ल्ड, द फिजिकल वर्ल्ड, द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड द केमिकल वर्ल्ड आल्सो। दूसरी तरफ कलाओं का क्षेत्र है, मानविकी विद्याओं का क्षेत्र है, जो मनुष्य के आमोद प्रमोद, साहित्य, संगीत इत्यादि से जुड़ा हुआ है। अब क्या मानविकी विद्याएं और विज्ञान इस प्रकार से नितांत विरुद्ध धर्म है, एक दूसरे के विरुद्ध हैं? एक पूरी तरह से मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है और एक पूरी तरह से मनुष्य की जो है अनुभविक प्रक्रिया है। एक सब्जेक्ट सेंट्रिक है, प्योर सब्जेक्टिव है, और दूसरा ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रेडिकामेंट से आक्रांत है। एक में ऑब्जेक्टिविटी का तात्पर्य अपने से बाहर एक संसार है, और एक में ऑब्जेक्टिविटी का तात्पर्य केवल जो है वह बाहर से मिलते हुए संसार के अनुरूप नए प्रकार का प्रोडक्शन है, नई रचनाएं हैं। प्रश्न है। अब समाज विज्ञान के क्षेत्र में समाज विज्ञानों को सामान्य तौर पर यूरोप की पदावली में विचार करें तो हम कहते हैं कि सॉफ्ट साइंसेस है। सॉफ्ट साइंसेस क्या है? मनुष्य के अंतर संबंधों को, मानवीय अंतर संबंधों को समझने की कोशिश है। लेकिन ये ज्ञान तो है ना। तो समाज विज्ञान के नजरिए से, समाज विज्ञान के चश्मे से अगर हम देखते हैं तो ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान किसको कहेंगे? इस पर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है। मानविकी विद्याएं यदि ज्ञान है तो मानविकी विद्याओं की दृष्टि से ज्ञान किसको कहेंगे? इसका उत्तर बहुत स्पष्टता से के साथ औद्योगिक क्रांति के बाद जो ज्ञान का संसार, एज ऑफ इंफॉर्मेशन में जो ज्ञान का संसार निर्मित हुआ है, चाहे वो मॉडर्निटी का ज्ञान संसार हो, चाहे वो पोस्ट मॉडर्निटी का ज्ञान संसार हो, यूरोप के यह मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी, मिडिवल पीरियड, डार्क पीरियड, ग्रीक पीरियड, प्रिमिटिव एज, इस प्रकार से ज्ञान के विविध प्रकार के कालिक विभाजनों में किसी भी ढंग से इस दोनों को पूर्णता के साथ समझा जा सके, समग्रता के साथ समझा जा सके, ये संभव नहीं है। दूसरा समाज विज्ञानों का प्रश्न है, सॉफ्ट साइंसेस का प्रश्न है। तो ये क्या उसी प्रकार से विज्ञान है जिस प्रकार से गणित है? क्या उसी प्रकार से विज्ञान है जिस प्रकार से रसायन विज्ञान है? क्या जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच विज्ञान होने के नाते एक रूपता है? समाज विज्ञानों के क्षेत्र में जाएं तो क्या हम अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक ही प्रकार की बात कर रहे हैं? दोनों के अध्ययन का क्षेत्र मनुष्यों का समाज और मनुष्यों के अंतर वैयक्तिक व्यवहार हैं। इसके आधार पर उनको एक खांचे में रखा जा सकता है। दूसरा वस्तुओं के संसार से जुड़ा हुआ है, पदार्थों के संसार से जुड़ा हुआ है, तो उसको एक खांचे में रखा जा सकता है। तीसरा लाइफ साइंसेस की बात करते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करते हैं, तो यह जीवधारियों से जुड़ा हुआ है, जीवित रचनाओं से जुड़ा हुआ है, ये तीसरे प्रकार का है। तो क्या वस्तुतः है संसार तीसरे प्रकार का है या संसार इन तीनों को मिला करके बनता है? इन तीनों का सम टोटल, इन तीनों का योग संसार है? ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संदर्भों में विचार करेंगे फिर समाज विज्ञानों का, तो समाज विज्ञानों का इतिहास भारत में एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययनों के साथ प्रारंभ करने की कोशिश की गई। मानविकी का अध्ययन, इसका विचार करें तो यह भाषा, तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर विकसित करने की कोशिश की गई। यह कोशिश इसलिए थी कि कारवां आता गया, हिंदुस्तान बसता गया, इस अवधारणा को बताया जा सके। ये वो देश है जो
अलग अलग कालखंडों में अलग अलग जातियों के, अलग अलग देशों से, अलग अलग भूखंडों से आए हुए लोगों के द्वारा निर्मित होने वाला है। वस्तुतः सारा प्रयास एक बौद्धिक प्रयास था, एक कोशिश थी कि भारत के अंदर आकर के भारतीय न होते हुए भी, भारत का न होते हुए भी भारत पर शासन करने का अधिकार है। इसके लिए बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए और यूरोप के उन प्रश्नों को भारत में समझने की कोशिश नहीं की गई। यूरोप का अगर 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का पूरा यूरोपीय राष्ट्रीयता का विकास, यूरोपीय समाज का विकास इसको देखते हैं तो ये ध्यान में आएगा कि वह राष्ट्र राज्य, भाषाई राज्य, नस्लीय राज्य, राष्ट्र के, नेशन के, इस प्रकार की अवधारणाओं पर, स्टेट नेशन, लिंग्विस्टिक नेशन, रेशियल नेशन, इन अवधारणाओं पर विकसित होता है। यूरोप के 400 वर्षों 500 वर्षों के इतिहास को देखते हैं तो एक खांचा दिखाई देता है। पोप और सूजर के विभाजन के आधार पर वहां का समस्त समाज विज्ञान विकसित होता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट युद्ध के आधार पर समस्त समाज विज्ञान विकसित होता है। यूरोप की सारी विकसित यूनिवर्सिटियां उस कालखंड में जो प्रारंभ हुई थी, पिछले 200 वर्षों में, 400 वर्षों में जो प्रारंभ हुई हैं, उन सभी 400 वर्षों से लेकर के और 200 वर्षों के बीच जो प्रारंभ हुई थी, वो वस्तुतः एक विविध प्रकार से चर्च और राज्य के बीच हुए युद्ध के परिणाम थे। और कहीं चर्च ने विश्वविद्यालयों की रचना की, अपना ज्ञान संसार निर्मित करने की कोशिश की, कहीं राज्य ने विश्वविद्यालयों की निर्मित की और अपना ज्ञान संसार निर्मित करने की कोशिश की। और इसका असर भारत के अंदर यह पड़ा कि भारत के अंदर वो चर्च की ओर से आने वाली ज्ञान परंपरा हो या राज्य की ओर से आने वाली ज्ञान परंपरा हो, दोनों ज्ञान परंपराएं भारत को किस प्रकार से जीता जा सकता है, सभ्यता की दृष्टि से जीता जा सकता है, राजसत्ता की दृष्टि से जीता जा सकता है, और भारत को और भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश जो शब्द प्रचलित हुआ था, यानी वो देश जिन पर गुलामी आपतित थी, जो गुलाम जीवन जीने के लिए शायद ईश्वर ने ही निर्मित किया, इस प्रकार के सिद्धांतों के आधार पर, इस प्रकार के वाइट्समैन बर्डन के आधार पर गुलाम बनाए गए थे, उपनिवेश बनाए गए थे, और यूरोप के भिन्न भिन्न राष्ट्रों के भरण पोषण की जिम्मेदारी वहाँ के मेहनत कश वर्ग की थी। उसको प्रमाणित करने की दृष्टि से जो मानविकी का विकास हुआ, जो समाज विज्ञानों का विकास हुआ, उनका मूल्यांकन सबसे बड़ी चुनौती है। यदि उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं, उन पर प्रश्न नहीं उठाते हैं, उन पूर्व मान्यताओं को, उन हाइपोथेसिस को युक्ति के आधार पर विधिमान्य करने की लगातार की हमारी परंपरा है, तो यह परंपरा भारतीय नहीं है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का सबसे बड़ा प्रश्न इसी दृष्टि से क्या समाज विज्ञान जो है स्पेकुलेशंस के आधार पर निर्मित होगा? समाज विज्ञान क्या प्रोजेक्शंस के आधार पर निर्मित होगा? क्या समाज विज्ञान एक विशेष प्रकार के नैरेटिव को खड़ा करना है? यूरोप के अंदर विचार करें तो उन्होंने कहा था कि ये तो नरेशंस का युग ही समाप्त हो गया, विशेष करके जो ग्रेट नरेशंस थे, ग्रैंड नरेशंस थे, ग्रेटर नरेशंस थे, उनका युग समाप्त हो गया और यह क्षुद्र परंपराओं के, क्षुद्र जीवन मूल्यों के कालखंड है। यह विखंडन का कालखंड है। बड़ी परंपराएं, राष्ट्र जैसी बड़ी परंपरा, राज्य जैसी बड़ी परंपरा, समाज जैसी बड़ी परंपरा, सांस्कृतिक समूह जैसी बड़ी परंपराओं के स्थान पर यह वैयक्तिकता का युग है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या जिन देशों में इस प्रकार के सिद्धांत विकसित किए गए थे वो सिद्धांत समाप्त हो गए? तो ध्यान में आएगा कि 80 के दशक में जब यह सारी चर्चा चल रही थी, जो 70 के बाद प्रारंभ होती है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, कॉन्स्ट्रक्शन एंड डिकॉन्स्ट्रक्शन की थ्योरी, विखंडनवाद का सिद्धांत, संरचनावाद का सिद्धांत,
उसमें यह विखंडन का युग है। और ये मान लिया गया कि औद्योगिक क्रांति वस्तुतः मनुष्य को न्याय दिलाने में, मनुष्य को उसका अधिकार दिलाने में, उसकी अस्मिता की रक्षा कर सकने में असफल साबित हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 70 के बाद ये प्रश्न क्यों खड़े हुए? भारतीय समाज विज्ञानों में इस पर मूल्यांकन नहीं खड़ा किया गया। 70 के पूर्व की जो महान परंपराएं थीं, वो महान परंपराएं ठीक थीं या गलत थीं, इस पर भी प्रश्न नहीं खड़ा किया गया। हम उत्तर आधुनिकता के कालखंड में जीने वाले ऐसे समाज की निर्मित कर रहे हैं। यद्यपि उत्तर आधुनिकता का समाज विज्ञान, उत्तर आधुनिकता की समाज दृष्टि और उत्तर आधुनिकता का कालिक यथार्थ, ये सब बेमानी है, सब निरर्थक है। ये भारतीय यथार्थ नहीं है। इसके बाद भी मान लिया कर रहे हैं तो क्या यह स्वीकार करेंगे इसके पूर्व जो कुछ भी था वो सब गलत हुआ है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय संदर्भों में जब विचार करना होगा तो 300-400 वर्षों का जो एक स्पैन है, टाइम स्पैन है, जिसमें हम अपने को दूसरों की आंखों से देखना चाहते थे, भारत के साहित्य को, भारत की कलाओं को, भारत की सांस्कृतिक विद्याओं को, मानविकी को और भारत के समाज विज्ञान को, भारत के समाज शास्त्र को, भारतीय जन को, भारत की परंपराओं को यूरोप के बरबक्स देखना चाहते थे। उनकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए क्या? हम उनकी समीक्षा किए बिना जिसको वो गलत साबित कर रहे हैं उसको आज गलत क्यों मान लें? हम क्यों मान लें कि आज समाज का खात्मा हो गया है? हम क्यों मान लें कि इतिहास का अंत हो गया है? इतिहास का अंत और समाज के खात्मा का सिद्धांत, यह क्या हमारे लिए गढ़ा गया था? क्या इतिहास और समाज का खात्मा उनके लिए नहीं हुआ है? कोरोना के बाद आई त्रासदी ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं दुनिया के पैमाने पर, और कोरोना के बाद की विश्व व्यवस्था क्या होगी और विश्व सभ्यता क्या होगी, इस पर विचार करने का प्रश्न है। एक ऐसी त्रासदी है जो द्वितीय विश्व युद्ध से 10 गुने व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। दुनिया के 150 राष्ट्र के करीब कमोवेश इसकी जद में है। एक ऐसी त्रासदी है जिसके मूल यूरोपीय सभ्यता में दिखाई देते हैं। एक ऐसी त्रासदी है जो भले कहा जाए पूर्व में चीन में पैदा हुआ है, लेकिन जो इसके बीज हैं, जो इसके सूत्र हैं, जो सभ्यता के सूत्र हैं, इसमें जिस प्रकार की सभ्यता में कोरोना जैसी त्रासदी पैदा होती है, उस सभ्यता के सूत्र यूरोप की पोस्ट इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के बाद, उनके पुनर्जागरण के बाद, उनके विश्व विजय के अभियान की समग्र प्राप्ति के बाद, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा के आधार पर पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष युद्ध और प्रत्यक्ष युद्ध के द्वारा गोरे लोगों की वैश्विक विजय की उद्घोषणा के बाद उत्पन्न हुआ है। कोई ये कह सकता कि भाई ये त्रासदी तो चीन से उत्पन्न होती है, तो इसमें यूरोप कहाँ आता है? लेकिन ये ध्यान देने की जरूरत है, चीन जिस सभ्यता के रास्ते पर चल रहा है या सभ्यता के रास्ते पर चलाया जा रहा है 1950 से 1949 से, वो सभ्यता चीन की अपनी मूल सभ्यता नहीं है। न तो कॉन्फ्यूशियस सभ्यता है, न तो जैन सभ्यता है, न तो ताओ सभ्यता है, न तो हान लोगों का अपनी सभ्यता है, और न तो वो बौद्ध सभ्यता है, न तो उसमें महायान की दृष्टि है, न तो ताओ का आध्यात्मिक रहस्यवाद है। अब तो एक प्रकार का लौह आवरण के अंदर मनुष्य को यंत्र बना करके उसको केवल उत्पादक व्यक्ति बनाना और उसकी क्षमताओं का मशीन की क्षमताओं की तरह उपयोग करने की जो सभ्यता निर्मित हुई है, यह सभ्यता इसका कारक है।
यही कारण है कि चीन से प्रारंभ होता है और वो यूरोपीय सभ्यता को पूरी शुद्धता के साथ लागू करने वाले देशों को अतिक्रांत करता है। मानविकी की दृष्टि से इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि मानविकी का कार्य क्या है? एक सांस्कृतिक समूह की निर्मिति, एक सांस्कृत समाज की निर्मिति, एक विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट जीवन उद्देश्यों के साथ मनुष्य का एक विशिष्ट प्रकार का चित्र बना करके उसको तदनुसार तदमूल्यों के अनुरूप जीवन जिलाने के लिए बार बार सपने देखने और उन सपनों को युक्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और जीवन में उतार करके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने वाले लोगों के द्वारा मानविकी विद्या निर्मित होती है। मानविकी विद्या केवल युक्ति के आधार पर निर्मित नहीं होती है। समाज विज्ञान समाज को समझना है, समाज को समझना है, समाज के घटकों को समझना है, समाज की निर्मिति के आधारों को समझना है और उन निर्मिति के आधारों को समझते हुए किसी आकांक्षा अपेक्षा के साथ जो सांस्कृतिक समूह विकसित होता है, वो सांस्कृतिक समूह किस रूप में आगे बढ़ सकता है, इसका विचार करने का है। लेकिन हुआ क्या है, बरवक्त इसका भी विचार हो जाए। हुआ तो इसका उल्टा है। हमने ठीक से समझने की कोशिश नहीं की है उन परिस्थितियों को जिन परिस्थितियों के आधार पर यह पूरी की पूरी सभ्यता निर्मित होती है। तो आज मैं थोड़ी चर्चा इस बात की जरूर करना चाहूंगा कि हमारी चुनौतियों को समझेंगे जब, और केवल तब जब हम इन चुनौतियों का मूल कहाँ है इसको समझेंगे। ये आज के जो प्रश्न है, प्रश्न उत्पन्न कहाँ से होते हैं, किस प्रकार से ये प्रश्न हमको तब भी भ्रमित कर रहे थे, अब भी भ्रमित कर रहे थे, और किस प्रकार से जिनका कोई आधार नहीं होता है उनके आधार पर किसी समाज को बाध्य किया जाता है एक खास प्रकार का होने के लिए। मैंने कहा था कि यह भाषा विज्ञान के द्वारा शुरू होता है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान के द्वारा शुरू होता है। अब ये तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या है? मानविकी में भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि भाषा नहीं है, भाषा में अभिव्यक्त होने वाली ज्ञान राशि नहीं है, भाषा में अभिव्यक्त होने वाली संवेदनाएं नहीं है, और उन अभिव्यक्ति को समझने के लिए भाषा का एक खास किस्म का अनुशासन नहीं है, तो अंतर वैयक्तिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते, अंतर सांस्कृतिक समूह स्थापित नहीं हो सकते, और एक संस्कृति की भी निर्मित नहीं हो सकती। संस्कृति की निर्मित का आधार भाषा है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो भाषा को मनुष्य के निर्माण का, मनुष्य के समाज के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण न माने। माना है, उसकी सीमाओं को माना है, उसकी ताकत को माना है, सबको माना है। यही कारण है कि जिसको डार्क एज कहते हैं, उस समय इसको हर्मेनेटिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश की जा रही थी। समाज को भी, व्यक्ति को भी और टेक्स्ट को भी हर्मेनेटिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश की जा रही थी। तो बाद में लैंग्वेज एनालिसिस के माध्यम से समाज विज्ञानों को समझने की कोशिश की जा रही थी, भाषा विश्लेषण के माध्यम से समझने की कोशिश की जा रही थी, और आज भाषिक समाजशास्त्र के आधार पर, लिंग्विस्टिक सोशियोलॉजी के आधार पर समाज को समझने की कोशिश की जा रही है। चॉम्स्की जैसे विचारकों को दुनिया में बड़ा मूल्य दिया गया, लेकिन भारत में तो इसका ठीक उल्टा हुआ ना। यह स्वीकृति पहले निर्धारित की गई तुलनात्मक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में कि संस्कृत बड़ी अच्छी भाषा है, बड़ी क्षमतावान भाषा है, लेकिन संस्कृत असली भाषा नहीं है। असली भाषा वो है जो इंडो जर्मन फैमिली की है, इंडो यूरोपियन फैमिली की है।
और भारत के अंदर जो संस्कृत का विकास हुआ है, यह इंडो यूरोपियन एक फैमिली की भाषा इसलिए है कि यूरोप में से कहीं से, पश्चिम एशिया से कहीं से, मध्य एशिया से कहीं से एक बड़ा समूह भारत के अंदर आया, उसने भारत पर कब्जा किया, यहाँ की सभ्यता की मूल जातियों को, द्राविड़ जातियों को उत्तर भारत से भगा करके दक्षिण भारत में भेज दिया। लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। उत्तर भारत के आर्यों और दक्षिण भारत के द्रविड़ के विभाजन के बीच मध्य भारत के अंदर एक ऐसी जाति है जिसमें दोनों समान दिखाई देते हैं, दोनों के गुणधर्म है। तो कहा वो एक तीसरी मध्य क्षेत्र में एस्ट्रो एशियन जाति है। और इस प्रकार से लैंग्वेज की भी द्रविडियन लैंग्वेज, एस्ट्रो एशियन लैंग्वेज, आर्यन लैंग्वेज, इस प्रकार से भाषा के विभाजन, चार भाषा के विभाजन और चार आधार पर भाषा को बांटने की कोशिश की गई। और ये बताया गया कि ये जो संस्कृत है यह भारत में बाहर से आती है। इसी से समाज विज्ञान भी निर्मित होता है, इसी से इतिहास भी निर्मित होता है। और इसी के आधार पर फिर इतिहास और समाज को छोड़ दें तो मानविकी विद्याओं के लिए कहीं स्रोत सामग्री दूसरी तो होती नहीं है। इसलिए इसी के आधार पर संपूर्ण मानविकी विद्याएं भी निर्मित होती हैं। तो आर्यों ने भगाया और शासन किया, द्रविड़ों को 10 युग है। इसका कोई आधार नहीं था। अरे भारत के बाहर से आए, इसका कोई आधार नहीं था, कोई परिणाम नहीं था। ये कहने वाले गोरे लोगों की संख्या ज़्यादा थी और उन गोरे प्रभुओं के समर्थन में कुछ भारतीय भी आए और इस एक ऐसे किस्म का पर्यावरण बना कि मानो अगर इसको नहीं मानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। यदि आप इसको मानते हो तो वास्तव में आप भारत को जानते हो। मैं आज यही सवाल कह रहा हूं कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में और मानविकी के क्षेत्र में असली चुनौती क्या है। असली चुनौती है मानविकी विद्याओं के माध्यम से, समाज विज्ञान की विद्याओं के माध्यम से, सामाजिक विज्ञान के विविध विद्या स्थानों के माध्यम से, अनुशासनों के माध्यम से भारत को मानना, भारत को जानना, भारत का बनना और भारत को बनाना। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने माना ही नहीं सबसे पहले भारत को। हमने नहीं माना तो मैं कह रहा हूं भारत के समस्त जन को नहीं कह रहा हूं। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त की है, जिन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में, नैरेटिव निर्माण के क्षेत्र में कोई योगदान किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिन्होंने ये नहीं किया है उनकी तो दृष्टि दूसरी है। वो तो कितना बेईमानी मानते हैं भारत के अंदर जो समाज विज्ञान है। इसका एक उदाहरण पर्याप्त है कि भारत में इतिहास की पढ़ाई आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभ करने के साथ ही यह अवधारणा भी पढ़ाई जाती थी कि आर्य भारत में बाहर से आए। आज भी पढ़ाया जाता है। अब उनका मूल देश क्या था यह बहस का विषय है, इसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। लेकिन बाहर से आई ये तो पढ़ाया जाता है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम से जिसको जाना जाता है। और इतिहास पढ़ने वाला, चाहे वो कक्षा 8 में इतिहास पढ़ रहा हो, कक्षा 10 में इतिहास पढ़ रहा हो, और अधिकतम लोग 10 तक के इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद इतिहास पढ़ने वालों की संख्या वह प्रतिशत में दशमलव में आ जाती है। तो उन्होंने पढ़ा तो यही, परीक्षा में उत्तर में भी यही लिखा, लेकिन उसमें से अधिकांश से पूछिए क्या तुम इसको मानते हो तो कहेगा नहीं मानता हूं। भारत का होना यायावरी नहीं है। भारत का होना कारवें का होना नहीं है। भारत का होना यानी इस धरती का होना है। इस धरती से हो के रहना है। अब ये सवाल खड़ा किया जाए कि भाई एक बात तो पक्का करो कि एक नगर व्यवस्था थी जिसको उन्होंने नदी घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता कहा, और कहा यह नगरीय व्यवस्था थी।
क्या था, व्यापार करते थे। कहाँ कहाँ व्यापार करते थे? मिस्र तक व्यापार करते थे, बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे, यानी अफ्रीका में व्यापार करते थे, और कभी कभी वो लैटिन अमेरिकी देशों तक व्यापार करने के लिए चले जाते थे। इतना बड़ा क्षेत्र था, तो बड़ी जनसंख्या भी रही होगी। कारवां जो लेकर के आए थे वो कौन थे? वो घोड़े पर सवार होकर के कुछ लोग आए होते, और उन्होंने एक बड़ी सभ्यता को नष्ट कर दिया, एक नगरीय सभ्यता को नष्ट कर दिया और एक ग्रामीण सभ्यता की निर्मित की। सिंधु घाटी की सभ्यता की समस्याएं क्या हैं? अब इससे क्या क्या निहितार्थ निकाले गए, रामशरण शर्मा जी को समझने की कोशिश करिए तो समझ में आएगा। क्यों कहते हैं कि भाई वो जो पूर्व सभ्यता थी, आर्य सभ्यता आई जो, उससे कृषि सभ्यता उत्पन्न होती है। उसके पहले जो द्रविड़ लोग थे तो खेती करना जानते नहीं थे, और नदी घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो बड़े बड़े धान्यागार मिले थे वो मेसोपोटामिया से भरे जाते थे। बिना गांव के, बिना कृषि के कोई नगर बन सकता है, ये दुनिया में नहीं समझा जा सकता है। और उस धरती पर कृषि सभ्यता क्यों नहीं होगी जिसमें उत्पादन के लिए प्राकृतिक रूप से ही सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन स्वाभाविक रूप से, तो अब सबूत नहीं मिलते हैं। अब गांवों के तो 2000 वर्ष पहले के गांवों के सबूत नहीं मिलते हैं, आप 15,000 वर्ष पूर्व के गांवों के सबूत तलाश रहे हो। लोहे के फल नहीं मिले, दो चीजें नहीं मिली। लोहा का मालूम नहीं था, लेकिन ये नहीं कहेंगे धातु विज्ञान का मालूम नहीं था। लोहा बाहर से आर्य लेकर के आए, अच्छी बात है, लेके आए होंगे। अगर आर्य बाहर से आए होंगे तो जरूर लोहा वहा लेकर के आए होंगे, तलवार लेकर के आए होंगे, यदि बाहर से आए होंगे तो। लेकिन आप जरा विचार करिए, एक प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होता है, जिस इंडिका को, जिस मेगास्थनीज को बहुत बड़ा आधार माना गया भारत को समझने के लिए, वह सिकंदर और पोरस की युद्ध में से पोरस की पराजय बताता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जो संधि होती है, उस संधि में पोरस से सिकंदर 100 किलो लोहा मांगता है। 10,000 पहले उस जाति को लोहा बनाना मालूम था, इतना मालूम था कि भारत के लोगों में को लोहे के बल पर उसने हरा दिया, और उसके बाद से भूल गए। ये मानने की बात है क्या? इसलिए आम हिंदुस्तानी नहीं मानता है। वो जानता है कि ये उत्तर लिखे जाने से हमको नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए एक किशोर मन का बालक भी हमें शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को वैसे ही संतुष्ट करने की कोशिश करता है जैसे थाली में चाँद उतार करके कोई माँ अपने बच्चे को संतुष्ट करती। इतना बचपना वो हमारा मानता है। हम इस प्रकार का समाज विज्ञान पढ़ा रहे हैं जिसमें पढ़ने वाला हमें बेवकूफ़ और बच्चा मानता है, और आजीवन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। इतनी रोरिंग थी कि भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत, स्वराज्य को जन्म सिद्ध अधिकार कहने वाले, भारत की आज़ादी की उद्घोषणा सबसे पहले स्पष्ट शब्दों में करने वाले तिलक महाराज भी भ्रम में आ गए, और उन्होंने भी कहा कि आर्कांटिका मूल देश है भारत का। वो तो ध्रुव से आए थे आर्य। 6 महीने की दिन और 6 महीने का रात है, और हम हिंदुस्तानी हैं कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायण, ये 6 महीने का दिन रात देवता सोते हैं और देवता जगते हैं, आज भी माने चले जा रहे हैं। जहां से आए थे वहां नहीं माना जाता है। तो भारतीय समाज किन आस्थाओं, किन मान्यताओं, किन ज्ञान प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए बनता है, इसको समझने की कोशिश करिए। दूसरा बताया कि भारतीयों को तो इतिहास लिखना आता नहीं था। सच क्या है कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यूरोप को इतिहास लिखने नहीं आता था। हेरोडोटस की हिस्टोरिका
ये वास्तव में इतिहास की किताब है क्या? उसमें इतिहास के स्रोतों की चर्चा है क्या? फादर ऑफ हिस्टोरी जिसको कहा गया, उसकी किताब में इतिहास के स्रोत, इतिहास लेखन कैसे होने चाहिए, इसकी चर्चा है क्या? और हेरोडोटस से लेकर के 17वीं शताब्दी तक वास्तव में यूरोप के अंदर कोई इतिहास की किताब लिखी गई क्या? तो इसका उत्तर केवल नहीं है। आखिर इतिहास के क्षेत्र में राजतरंगिणी को लेकर के अनुसंधान क्यों नहीं होते? काल की गणना होती है। कहा कि भारतीयों को काल गणना नहीं आती थी ना। दुनिया में और कोई सांस्कृतिक समूह, कोई समाज ऐसा नहीं है जो प्रतिदिन कैलेंडर पलटता हो सुबह सुबह, जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के इस समय के कालखंड तक का प्रत्येक कार्य में स्मरण करता हो, जो एक साथ इतिहास और भूगोल दोनों का स्मरण करता हो, जो काल का स्मरण करता हो, स्थान का स्मरण करता हो, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम की चर्चा करता हो। स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम से ये संसार बनता है। जब इस बात को इमानुएल कांट कहता है तो वहाँ एक क्रांति मानी जाती है, कोपरनिकन रिवॉल्यूशन के रूप में उसको माना जाता है। लेकिन यहाँ पर रोज के व्यवहार में स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है। स्पेस टाइम के आधार पर विश्व निर्मित होता है, विश्व दृष्टि निर्मित होती है। इसको रोज के व्यवहार में जो उतारा है और इस कॉन्टिन्यूटी में हम हैं, और कम से कम 2000 वर्षों से तो दिख रहा है। अब कहा कि नहीं ये तो बाद में जो सीसी है, क्रिश्चियन ईरा से उसको करंट ईरा नाम परिवर्तित कर दिया गया कुछ दशकों के अंतर्गत। ये जो सीसी है और या जो सी है क्रिश्चियन ईरा या करंट ईरा, जो पसंद हो स्वीकार कर लीजिए। ये जब भारत में आ गया तो भारतीयों को अपना पुराना दिखाने के लिए 57 वर्ष अपने को पीछे कर लिया। अब भारत में जो कालगणना है, उस कालगणना का कोई एक ही प्रारूप है क्या? कोई वैक्रमाब्द ही है क्या? राजतरंगिणी में वैक्रमाब्द का प्रयोग नहीं होता है, 70 संवत का प्रयोग होता है, जो 72 वर्ष के क्रम में चलता है, जो ये निर्धारित करता है कि महाभारत का युद्ध कलयुग के प्रारंभ होने के 182 वर्ष बाद हुआ। वे कहेंगे तो महाभारत के खिलाफ है। वस्तुतः दो युगों के बीच संधि का एक कालखंड होता है। ये सिद्धांत काल के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया, और हजारों हजार वर्ष के 25,000 50,000 वर्षों के जो कालखंड हैं वो एक क्षण में, एक दिन में, एक रात में नहीं बदलते हैं। उस कालखंड के बदलने में एक व्यापक समय लगता है। और यह अवधारणा इसके आधार पर इस ट्रांजिशन को व्याख्यायित करने के लिए विकसित की थी कि लगभग 300 वर्ष द्वापर से कलयुग के प्रारंभ होने में लगते हैं। इसको संकर्षण कांड का काल कहते हैं, जिसमें खिंचाव हो रहा है, खींच रहा है। काल, इतिहास, समाज एक प्रकार की सभ्यता दृष्टि से दूसरे प्रकार की सभ्यता दृष्टि में हो रहा है। एक दिन में नहीं होता है, कहीं नहीं हुआ है। 1980 में कहा था कि समाज का अंत हो गया, इतिहास का अंत हो गया, तो वास्तव में हो गया है क्या? 100-200 वर्ष बाद पहले घोषित होगा कि 1980 में घोषणा कर दी गई कि समाज का अंत हो गया और समाज का अंत हो गया। इस प्रकार का कोई फरमान जारी हो सकता है क्या समाज के अंतर्गत? हम इन मान्यताओं के आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने समाज विज्ञान को कि ये डार्विनियन थ्योरी के आधार पर किस प्रकार से विकसित होगा। डार्विनियन थ्योरी के आधार पर समाज विज्ञान समझा जाएगा क्या? डार्विनियन थ्योरी के आधार पर किसी साहित्य को समझा जा सकता है, किसी नैतिकता को समझा जा सकता है क्या? हम उद्योग व्यापार चलाने के लिए जो सिद्धांत बनते हैं, जो कॉरपोरेट्स के लिए बनते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर किसी समाज के नैतिक मूल्यों का निर्धारण कर सकते हैं क्या? इस प्रकार से समाज विज्ञान के क्षेत्र में, मानविकी के क्षेत्र में भारतीयकरण एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक ऐसा यूरंडपंथी दृष्टिकोण, यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण हमने निर्मित कर रखा है, जिससे मुक्ति भारत की मानविकी को
देखना पड़ेगा। अब जरा समाज शास्त्र के क्षेत्र में आइए, क्योंकि वो तो लिविंग सोसाइटी का अध्ययन है। अब भारतीय समाज को समझने के लिए क्या समझा जाता है कि इसकी सच्चाई क्या है, इसका आधार क्या है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है, तो वर्ण और जाति है। भारतीय समाज की निर्मित इसके आधार पर होती है क्या? समाज जिन आधारों पर चलता है, समाज जिन आधारों पर बोलता है, वह अंतरवैयक्तिक संबंध है, इंटरपर्सनल रिलेशन है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है, उस संबंध पर बनता है। और हम समाज को समझने के लिए पृथक्कीकरण के सिद्धांत को आधार बना रहे हैं। तो कभी तो एक था जिसको पृथक करने के सिद्धांत निर्मित बने थे। यदि वर्ण और आश्रम ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन है, तो कभी तो ये इंटीग्रेट था। तो थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं होती है। अचानक विभाजन की बात शुरू हो जाएगी क्या? बाद के दिनों में एक संस्कृताइजेशन की अवधारणा विकसित हुई, बड़ा हल्ला मचा संस्कृताइजेशन की अवधारणा का, और कहा गया कि भारतीय समाज शास्त्र को, भारत के समाज को समझने के लिए एक अचूक रास्ता निकाल लिया है। और क्या थ्योरी थी? थ्योरी ये थी कि जो प्रभु जाति होती है, ऐसे कोई प्रभु जाति जैसी चीज भारतीय समाज का यथार्थ है क्या? नीचे की जातियां उस प्रभु जाति का अनुसरण करती हैं और धीरे धीरे उसकी आदतें, उसके व्यवहार, उसके तौर तरीकों को सीखते हुए प्रभु जाति की स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। यह संस्कृताइजेशन की अवधारणा मध्य प्रदेश के एक गांव के आधार पर, एक गांव के अध्ययन को भारत के हजारों वर्ष के इतिहास के अध्ययन का, भारतवर्ष के हजार वर्ष की समाज व्यवस्था के अध्ययन का सिद्धांत बना लिया गया। मैं प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के नाम पर, गुणात्मक शोध के नाम पर एक बूंद प्रदूषण के आधार पर संपूर्ण गंगा के प्रदूषण का सिद्धांत बना लिया कि गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक प्रदूषित है। भले हमने कानपुर में या पटना में गंगा का वो बूंद लिया था और परीक्षण करके हमने बता दिया गोमुख से चलने वाली गंगा सर्वत्र प्रदूषित है। थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में और सोशियोलॉजी के क्षेत्र में आइए तो क्या हुआ है। भारत में ट्राइब्स हैं। ट्राइब नाम की चीज क्या होती है, अभी तक अपरिभाषित है, अपरिभाषी है। अभी तक इसको व्याख्यायित तो दुनिया भर में नहीं किया जाएगा कि ट्राइब किसको कहेंगे। कुछ को शेड्यूल्ड कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया, और कुछ समूहों को और कहा कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब ये शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे होते हैं, तो भांति भांति प्रकार के होते हैं। कुछ एग्रीग्रेरियन हैं, कुछ घुमंतू जातियां हैं, कुछ शिकारी जातियां हैं। अब नागालैंड में हेड हंटर है। हेड हंटर होने का मतलब क्या होता है कि देखते ही किसी का सर कलम कर देने वाली जाति हेड हंटर होती है। ऐसा ही है क्या? ये ठीक है कि वो वॉरियर कम्युनिटी थी, मार्शल कम्युनिटी थी। युद्ध में जीतना, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करना, ये उस जनजाति का स्वभाव था। और जिसने शत्रु के जितने सर काटे हैं उतना ही पराक्रमी है। फिर तो ये जो एंग्लो सैक्सन जाति है, जिसने पूरे अमेरिका महाद्वीप में करोड़ों करोड़ों सर काटे, ये सबसे बड़ा हेड हंटर है। और क्या किया? कुछ कास्ट और ट्राइब्स क्रिमिनल है, आपराधिक है। ऐसा होता है क्या? कोई समाज बनेगा अपराध के साथ? अपराध करना ही उसकी प्रवृत्ति होगी। घर में बच्चे को अपराध करने का प्रशिक्षण ही दिया जाएगा?
और इस रूप में समझाने की कोशिश की गई। जातियों के आधार पर मनुष्य का स्वभाव निर्धारित करने की कोशिश की गई और देश भर में निकाले हुए तमाम गजेटियर्स जो भारतीय समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इसी को परिभाषित किया। और हम उनको सत्य मान करके, गौरांग प्रभुओं के द्वारा लिखा गया है, इसको मान करके यह मानने लगे कि यह सत्य होगा। राजा राम मोहन राय की भाभी को सती बनाने की कोशिश की गई थी, जिंदा जलाने की कोशिश की गई, चिता पर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। उससे आक्रोशित होकर के उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र के आधार पर फिर एक व्यवस्था बनी कि सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया। ये ठीक है कि ये सामाजिक बुराई है, लेकिन क्या सभी विधवाओं को सती बना दिया जाता था? कभी समाज विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने परिवार का इतिहास भी याद करने की कोशिश करते हैं क्या कि उनके गांव में कितनी महिलाओं को जिंदा जलाया गया था, पति की चिता पर चढ़ाया गया था, उनके परिवार में कितना हुआ था? तो एक नैरेटिव कोशिश गढ़ने की जो कोशिश की गई, जो आख्यान गढ़ने की कोशिश की गई, हमने आख्यान को यथार्थ मान लिया और हमारे जो यथार्थ थे उनको आख्यान मान लिया हमने, इसलिए कि वो धर्म की कथा कह रहे थे, समाज जीवन में वो धर्म की स्थापना कर रहे थे। हमने राम को मिथ बना दिया। अब अमेरिकी सैटेलाइट भी जब राम सेतु का चित्र निकालता है तो हम कोशिश करने लगते हैं कि जरा ये देख लिया जाए कि ये मैन मेड है कि नेचुरल है। अरे भाई, वो गॉड मेड है, मैन मेड नहीं है। ये तो मान लिया कि भाई यहां एक 13-14 किलोमीटर लंबा एक पुल नुमा रचना है, लेकिन ये नेचुरल है कि मैन मेड है कहीं और तो वो नहीं है। वही क्यों है? जब तक वह एडम्स ब्रिज है तब तक वो ठीक है, जब तक वो आदम का पुल है तब तक वो ठीक है, लेकिन जब वह राम के द्वारा निर्मित सेतु है तो ये सोचना है कि ये मैन मेड है कि नहीं है। हमने अपनी मान्यताओं को बार बार प्रश्न चिन्हों के दायरे में क्यों ले आए? हमने यह मान लिया कि भारत के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो झूठ है और उसके आधार पर समाज विज्ञानों की रचना की। भारत के अंदर समाज की जो निर्मित का आधार है वो आनऋण व्यवस्था, ऋण मुक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है वो कुछ ऋणों के साथ पैदा होता है। पिता का ऋण है यानी परिवार का ऋण है, माता का भी ऋण है, लेकिन वो ऋण कोई मुक्त नहीं हो सकता है, उसको रीपे नहीं कर सकता है, इसलिए उसको ऋण नहीं माना। जो चुकाया नहीं जा सकता वो कर्ज नहीं है। हमने ये माना जो चुकाया जा सकता वही कर्ज है, जो नहीं चुकाया जा सकता वो दान है। तो ऋण है, पिता का ऋण है, हमारी शिक्षक परंपरा का, हमारी आचार्य परंपरा का ऋण है, हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है और हमारे ऊपर मनुष्य मात्र का ऋण है। इस ऋण को हमें चुकाना है और इस ऋण को चुकाना मुक्ति है। मुक्ति, बड़ी खराब किताब मनुस्मृति भी साफ साफ शब्दों में कहती, ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। 3 ऋणों से जो मुक्त होता है वही मोक्ष में मन लगा सकता है। इन तीनों ऋणों को न तो पिता की चिंता की, न तो अपनी आचार्य परंपरा की, अपने शिक्षकों के द्वारा जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान हम दूसरों तक पहुंचा सकें, इसको किया, न देवताओं के द्वारा यानी इस प्रकृति के द्वारा, दिव्य के द्वारा, धरती के द्वारा जो अन्न जल हमें प्राप्त हुआ है उसके वितरण की चिंता की, केवल खुद उपभोग किया और चल पड़े ईश्वर से मिलने के लिए। यह भारतीय समाज का आधार नहीं है। ऐसे किसी व्यक्ति को भारत के अंदर मुक्ति प्राप्ति करने का अधिकार नहीं है। यह समाज का आधार था। इसके आधार पर बेहतर व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक इस देश में चलती रही है।
इसके आधार पर एक शैक्षणिक व्यवस्था, एक तकनीकी व्यवस्था, एक वैज्ञानिक व्यवस्था चलती रही है। किसी लालच के समाज में, किसी विद्वेष के समाज में, किसी एक जाति से दूसरे जाति के प्रताड़ना के समाज में वैज्ञानिक अभ्युन्नति होगी क्या? ज्ञान विज्ञान के नवोन्मेष होंगे क्या? इसलिए भारत के संदर्भ में जब समाज विज्ञानों की बात है तो भारतीय इतिहास के उन पन्नों के आधार पर आर्यभट्ट ने पृथ्वी की जो पाई का मान निकालने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यथावत आज हम वही मान रहे हैं। नाम भी नहीं बदला है, साइन को आज भी हम ज्या ही कहते हैं। पृथ्वी की परिधि जो आर्यभट्ट निर्धारित करता है वह आज का अधुनातन विज्ञान एक एक इंच नापने के बाद जो कुल अंतर है वो 4000 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर का ही आता है। वर्ष का जो मान हमने माना था उसमें 2 मिनट का ही अंतर आज दिखता है। इस प्रकार की वैज्ञानिक दृष्टि निर्मित करना, इस प्रकार के विज्ञान की निर्मित करना किस समाज में संभव है? ये मूर्खों का समाज था, बेवकूफों का समाज था। ज्ञान की रोशनी, मूल्यों की दृष्टि यदि पश्चिम से आई थी तो आखिर किस देश के प्रति आकर्षित होकर के बार बार यहां लोग आ रहे थे? पूरब से भी आ रहे थे, पश्चिम से भी आ रहे थे। और भारत की लंबाई चौड़ाई में परिक्रमा करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय समाज को समझने में हम 4 वर्णों की बात करते हैं, मेगास्थनीज 7 वर्णों की बात करता है, क्योंकि समाज समझ में नहीं आ सकता है। इस समाज को समझने के लिए यूरोपीय मूल्यों के आधार पर, यूरोपीय मानकों के आधार पर अध्ययन संभव नहीं है। दुनिया की सभी महान सभ्यताओं ने अपने को समझने के लिए अपने उपकरणों का विकास किया। वहीं यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो समाज को समझने के उपकरण विकसित हुए थे उसको फ्रांस ने आधार नहीं माना है, जर्मनी ने आधार नहीं माना है। उनकी अपनी समाज विज्ञान की दृष्टि है। और मजेदार बात क्या है कि आज भी 2 प्रकार के पासे फेंकने की आदत यूरोप की गई नहीं है। अंत में समाज विज्ञान के क्षेत्र में, मानविकी के क्षेत्र में 2 बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं आज भी चर्चा में हैं। उन 2 महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा करके मेरी बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके बाद कुछ प्रश्न होंगे तो उनको लेने की कोशिश करूंगा। वह एक तो पोस्ट मॉडर्निज्म की अवधारणा है, फुकुयामा ने जो प्रस्तुत किया था, और दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अवधारणा है जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड मेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद हटिंगटन ने प्रस्तुत किया था। और इन दोनों की सिंथेसिस फिर हटिंगटन के द्वारा हु आर वी में एक प्रकार के नए प्रकार की अमेरिकी पहचान की अवधारणा के आधार पर निर्मित हुई है। तो इसमें देखेंगे तो ये फुकुयामा जो प्रस्तुत करता है और हटिंगटन जो प्रस्तुत करता है, दोनों नितांत विरुद्ध धर्म है। एक आधुनिकता के महान विश्व व्यवस्था के निर्मित की बात करता है, दूसरी तरफ एक आधुनिकता के खात्मे की बात करता है। एक नितांत वैयक्तिकता का कालखंड है, यह समाज नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, इंडिविजुअल और स्टेट है, इसकी अवधारणा को प्रस्तुत करता है। एक कहता है कि संस्कृतियों में, सभ्यताओं में संघर्ष हो रहा है, 4-5 प्रकार की सभ्यताएं आपस में लड़ेंगी और अंततः पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर, जिसको 2003 में आकर के फिर वो परिभाषित करता है वेस्टर्न कल्चर क्या है, तो एंग्लो प्रोटेस्टेंट्स कल्चर है। तो एंग्लो प्रोटेस्टेंट कल्चर दुनिया की, विश्व की एकमात्र सभ्यता के रूप में विकसित होगा। इस प्रकार के प्रश्न करता है। ये तो कोरोना ने सवाल खड़ा कर दिया कि वो सभ्यता बनेगी कि नहीं बनेगी। उस सभ्यता में मनुष्य की इस प्रकार की त्रासदियों का उत्तर है कि नहीं है। तो जो नारा लगाया करते थे, नमस्ते मत करो नमस्ते नाश कर देगा तुम्हारा खुदा के पास जाना है, आज वो चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे हैं भाई नमस्ते करो।
भारतीय जीवन प्रणाली अपनाओ, प्रकृति के नज़दीक रहो, प्रकृति को प्रदूषित मत करो, स्वस्थ रहने की जो भारतीय अवधारणाएं हैं, साफ सुथरा रहने की जो भारतीय अवधारणाएं हैं, पानी का प्रयोग करो, हाथ धुलो, हाथ साफ रखो, कपड़े साफ रखो, रोज नहाओ इत्यादि जो भारत ने हजारों हजार वर्षों के यत्न के साथ सीखा था, वह उनकी सभ्यता का हिस्सा बन रहा है। इसके पहले इसको सभ्यता का हिस्सा नहीं माना गया था। तो एक नए प्रकार के प्रश्न आए हैं। कोरोना ने चुनौतियां दी हैं, मानवीय अस्तित्व की चुनौतियां दी हैं, तो कोरोना ने कुछ प्रश्न भी खड़े किए हैं। विज्ञान उन प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहा है। टेस्टिंग के उपकरण बनेंगे, वैक्सीन की निर्मित होगी। अब वैक्सीनेशन भी हमारा ही है, ये सब स्वीकार करते हैं। चेचक के टीके दिए जाने का दुनिया में इतिहास सबसे पहले भारत में प्राप्त होता है, और 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड ने यह स्वीकार किया कि चेचक के टीके लगाने की परंपरा भारत में वैद्यों में थी। प्लास्टिक सर्जरी वगैरह तो थी, उस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। इससे नाते में बार बार विज्ञानों की चर्चा सिर्फ उल्लेख करने के लिए कर रहा हूँ कि एक ऐसी समाज व्यवस्था थी जिसमें सारी अभ्युन्नतियाँ सीखी जा रही थी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय लोगों का योगदान अप्रतिम रहा है। और आज भी इस कोरोना की महामारी से लड़ते हुए भारतीय लोगों ने बताया है कि हम किस प्रकार से वीरथ होते हुए भी, हथियारहीन होते हुए भी इस अदृश्य शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच कोरोना के बाद की जो सभ्यता निर्मित होने वाली है, वो दुनिया की बड़ी चुनौती है। दुनिया का अस्तित्व कोरोना के बाद की विकसित होने वाली सभ्यता से निर्मित होना रहा है। उस सभ्यता को लेकर के अनुसंधान की चुनौती भारतीयों के पास है, और ये भारतीय युवा ही कर सकता है। भारतीय युवाओं को इस समय याद करना पड़ेगा जगदीश चंद्र बसु की, भारतीय युवाओं को याद करना पड़ेगा सीवी रमन की, भारतीय युवाओं को याद करना पड़ेगा इस समय हरगोविंद खुराना की, भारतीय युवाओं को याद करना पड़ेगा इस समय चंद्रशेखर सुब्रमण्यम की, भारतीय युवाओं को याद करना पड़ेगा अपनी प्राचीन भारतीय परंपरा के उन आदर्शों की जिन्होंने दुनिया के सोच को बदला है, दुनिया की दृष्टि को बदला है। और हम कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। इसके लिए भारत में विश्वास करना पड़ेगा, यानी भारत को मानना पड़ेगा। इसके लिए भारत को जानना पड़ेगा, भारत को उसके यथार्थ पर जानना पड़ेगा, भारत को भारतीय दृष्टि से जानना पड़ेगा, यूरोपीय चश्मे के आधार पर नहीं। भारत को मानना पड़ेगा, भारत को जानना पड़ेगा, और सिर्फ मानने और जानने से कुछ नहीं होता है, भारत का बनना पड़ेगा। और जब हम भारत का बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम भारत को बनाने वाले लोग होंगे। जो अनुसंधान केवल गॉसिप पैदा कर सकता है, केवल आख्यानों का निर्माण कर सकता है, केवल कथाओं की निर्मित कर सकता है, केवल डिस्कोर्सेस का निर्माण कर सकता है, उस आख्यान के समाज शास्त्र और समाज विज्ञान से बाहर निकलते हुए, उस आख्यान की इतिहास दृष्टि से बाहर निकलते हुए यथार्थ का समाज विज्ञान, वास्तविकता का समाज विज्ञान, भविष्य की संभावनाओं का समाज विज्ञान निर्मित करने के हमें यत्न करने ही पड़ेंगे। इसी के साथ मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों में से कुछ एक को लेने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो सबसे पहले अभिषेक जी ने मेरे ही प्रश्न को दोहराया है। मैंने ही कहा कि भाई गांव आता है, उसके बाद नगर आता है, कृषि आती है, फिर उसके बाद कृषि के उत्पादनों के वितरण की व्यवस्था आती है, तब व्यापार और विपणन आता है। कृषि जब प्रारंभ हो जाती है तब कृषि को चलाने के लिए यंत्रों की निर्मित होती है। तो इन इतिहासकारों ने जो उल्टा पेड़ लगाया, जिसके पत्ते धरती में हैं, जिसकी शाखाएं धरती में हैं और जिसका जड़ आसमान की ओर है, उससे मैं भी सहमत नहीं हूं। ये कोरी कल्पना है, ख्याली गप्प है, और यह खत्म हो चुका है पूरी तरह से। सनौली एक्सकवेशन के बाद जब गंगा के किनारे बागपत जिले में बरियल्स ऐसे मिलने लगे जिनके साथ घोड़ा भी मिल गया, जिनके साथ रथ भी मिल गया, जिनके साथ आभूषण भी मिल गए, और सब कुछ 5000 वर्ष पुराना है कम से कम।
तो एक व्यापक विस्तार हो गया। गंगा यमुना के मैदान तक वह जो सभ्यता थी सारस्वत सभ्यता के रूप में, आर्य सभ्यता के रूप में आ गई है। यह आक्रमणकारियों की नहीं है। लोहे का तलवार नहीं मिल सकता था उस कालखंड का, किसी को नहीं मिलेगा। रामशरण शर्मा जी खोज रहे थे कि हल का फाल किसी खेत में मिल जाए। 2 साल पुराना तो लोहा मिलता नहीं है, लोहे की कील धरती में गाड़ दी जाए तो मिलती नहीं है। वो चाहते थे कि 25,000 वर्ष, 15,000 वर्ष, 10,000 वर्ष पुराना लोहा मिल जाए, तब हम मानेंगे कि भारतीयों को खेती आती थी। लेकिन संयोग से कुछ तांबे के तलवार मिल गए, तांबे के प्रयोग करके मिले हुए रथ मिल गए, साबूत मिल गए, सोने के आभूषण मिल गए, गजब की मीनाकारी मिल गई, और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त लोगों की समाधियां मिल गई। तो इतिहास का वो कालखंड तो पूरा हो गया है। इसलिए वो कल्पना तो आजकल बेवकूफ़ी की कल्पना मानी जाने लगी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर कल्पना की गई थी कि नगर वालों को गांव वालों ने भगा दिया। और वो गांव वाले कैसे थे, 5,000 वर्षों से उनको हजारों हजार मंत्र आज भी याद है। वो बेचारे बस ये भूल गए कि हम आए कहाँ से थे। जिस जाति को उच्चारण सहित हजारों हजार मंत्र याद थे, उसको अपना मूल स्थान भूल गया। उन्होंने नहीं बताया तो दूसरे लाल बुझक्कड़ स्टाइल में बताने की कोशिश की। इस नाते मैं उस भाषा में लंबा नहीं जा रहा हूं। तकनीकी शोध छात्र, यह हिस्सा मुझसे रह गया है, लेकिन योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हमको जरा विचार करना चाहिए। हमारे जेब में कोई उपकरण होगा, पेन होगा, मोबाइल होगी, कीरिंग होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। आजकल 7-8 उपकरण लेकर के हर व्यक्ति चलता है। तकनीकी छात्रों को विचार करना है कि ये इसमें से भारतीय मन की उत्पत्ति कोई क्यों नहीं है। इसलिए कि हमको जो हमारी जरूरतें हैं वह भी प्रोजेक्टेड है। हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से सोचना बंद किया है। तकनीकी छात्रों को भारतीय समाज की जरूरतों के हिसाब से विकास करना पड़ेगा। कृषि व्यवस्था के छोटे उपकरणों की निर्मित का प्रश्न तकनीकी छात्रों के सामने है। हर हाथ को काम मिल सके इस प्रकार के उत्पादन व्यवस्था के लिए किस तरह की चीजें निर्मित हो सकती हैं, किस प्रकार के यंत्र निर्मित हो सकते हैं, इसका प्रश्न है। और तकनीकी छात्रों के सामने दूसरा प्रश्न भी है कि मशीन मनुष्य के सुविधा के लिए है, मशीन मनुष्य की सुविधा के लिए है। मशीन मनुष्य का शासक नहीं हो सकती है। तकनीक को उसी रूप में ले आना होगा। तकनीक ने, विशेषकर डिजिटल टेक्निक ने, तो समाज के अंतिम आदमी तक पहुंच बनाई है। सहजता से उस तकनीक का उपयोग करता हुआ ज्ञान के सभी संसाधनों तक सबकी पहुंच बनी है। इसलिए मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र को तकनीकी शोध के द्वारा और अधिक महत्वपूर्ण और समाजोपयोगी बनाया जा सकता है। बस इसके लिए अपने अपने स्थान पर, अपने अपने अध्ययन के क्षेत्रों में कल्पना की आवश्यकता है कि हमारा जन, हमारा देश का नागरिक, हमारा देश का व्यक्ति क्या चाहता है वास्तव में। उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला मानवीय तकनीक का विकास करना, यंत्रों और उपकरणों का निर्माण करना, यही भारतीय समाज विज्ञान और मानविकी की दृष्टि से तकनीकी छात्रों का सर्वोत्तम योगदान होगा। आशुतोष मिश्रा जी ने पूछा कि तकनीकी छात्रों की भूमिका क्या होगी। ये जो ज्ञान है, भारत का पारंपरिक ज्ञान है, ट्रेजर ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको कहा है, दुनिया भर की तमाम भाषाओं में फैला हुआ है। भारत की 4,000 भाषाओं में फैला हुआ है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में घाघ और वड्डरी की कहावतों से और मौसम विज्ञान की गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर के बीच तुलना करने जैसा ज्ञान है। ये मानवीय अनुभव के आधार पर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का जो इतिहास है और उस इतिहास के आधार पर जो निश्चित ज्ञान है, प्योर इंपीरिकल नॉलेज है। दैट इज नॉट स्पेकुलेटिव, दैट इज नॉट इमेजिनरी। तो इस इंपीरिकल नॉलेज का, इस आनुभविक ज्ञान का
सब तक विस्तार हो सके, इसको करने का काम तकनीकी युवा ही कर सकता है, तकनीकी शोध छात्र ही कर सकता है। और समाज विज्ञान, मानविकी और तकनीक और विज्ञान, इस प्रकार का विभाजन ही अभारतीय विभाजन है। भारतीय दृष्टि तो संपूर्णता में देखने की है, समग्रता में देखने की है। इसलिए भारतीय दृष्टि धर्म के लिए ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि है। धर्म क्या है? या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जहां अभ्युदय होता है, जहां डेवलपमेंट होता है, जहां फ्लोरिशिंग होती है, जहां अपलिफ्टमेंट होता है, दुनियावी विकास होता है, इस भौतिक संसार में विकास होता है, यानी मनुष्य की सुविधाओं की सामग्री निर्मित होती है। और इन सुविधाओं की सामग्री की निर्मित के साथ ही जो समम बोनम को दिला सकता है, वो धर्म है। भारत में ज्ञान और धर्म दो अलग अलग चीज नहीं है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम च न च मे निवृत्ति, ये ज्ञान की आइडेंटिटी को के विरुद्ध का भी कथन है। भारतीय परंपरा जानती तुम्हें हो जाई की परंपरा है। जो जानता है, जो ज्ञानी है, वो तदनुसार आचरण भी करता है। इसलिए रेजिमेंटल तो होना है। श्वेताश्वतर उपनिषद में नारद ने 37 विषयों की सूची गिनाई है। उसमें मेटलर्जी है, उसमें धातु विज्ञान है, उसमें चिकित्सा विज्ञान है, उसमें वस्त्र विज्ञान है, उसमें व्याकरण है, उसमें खगोल विज्ञान है, उस प्रकार के 37 विषयों की सूची आती है। तो हम इन्हें सभी क्षेत्रों में अलग अलग ज्ञानानुशासन को ये हैं इस प्रकार की मान्यता के साथ तो चल रहे थे, लेकिन सबके बीच अंतर संबंध है। दाईं आंख और बाईं आंख के बीच स्पेशलाइजेशन करने वाला विभाजन की दृष्टि नहीं है। दाईं आंख को विशेष रूप से इसलिए जाना है कि दाईं आंख और बाईं आंख के अंतर संबंधों को भी जाना जा सके। एक मनुष्य को इसलिए जानना है कि दूसरे मनुष्य को भी समझा जा सके, और मनुष्य को इसलिए समझना है कि समाज को समझा जा सके, समाज को इसलिए समझना है कि राष्ट्र को समझा जा सके, और राष्ट्र को इसलिए जानना है कि हम संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सामूहिक यत्न कर सकें। इसलिए विज्ञान और तकनीक में हमको हमारा जो कंपार्टमेंट मिला है उसको भारत का होकर के सोचने की बात है, भारतीय होकर के सोचने की बात है। हमको हमारा हिस्सा यदि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का मिला है तो इसको भारतीय मन के साथ सोचने की जरूरत है। यदि हमको माइक्रोबायोलॉजी का क्षेत्र मिला हुआ है तो आज माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में कोरोना विषाणु से लड़ने के लिए किस प्रकार के अनुसंधानों की जरूरत है, और भारतीय परिवेश में किस प्रकार के उपकरणों की निर्मित, किस प्रकार की टेस्टिंग की निर्मित कर सकते हैं, इसको समझना ही भारतीयता है। यह समाज विज्ञान को समझना है, मानविकी को समझना है, समाज को समझना है। अंततः भारतीय युवा से यह अपेक्षा है कि वो भारत को समझेगा, भारत को जानेगा, भारत के अनुरूप प्रयास करेगा। मुझे लगता है कि जो निर्धारित समय था उस निर्धारित समय से कुछ क्षण मैंने ज़्यादा लिया है, फिर भी बात कुछ बाकी है। फिर कभी मिलेंगे तो करेंगे। नमस्ते।